नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम लोकतंत्र। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। उत्तर प्रदेश में 2 चाइल्ड पॉलिसी या 2 बच्चों की प्रस्तावित नीति की बात क्या चल पड़ी। कई तरह के सियासी और सामाजिक पहलू भी उभर कर सामने आ गए। जहां एक तरफ बीजेपी की सियासी मंशा पर सवाल खड़े हुए, वहीं 2 बच्चों की नीति का सामाजिक संरचना और विकास पर क्या असर पड़ेगा, इस पर भी बहस शुरू हो गई। दरअसल भारत के कई राज्यों में प्रजनन दर घट रही है। पिछले साल जारी सरकार के स्वास्थ्य डेटा के अनुसार 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 19 ऐसे हैं जहां औसतन महिलाएं 2 से कम बच्चे को जन्म दे रही है। भारत की गिरती प्रजनन दर की बात करें तो साल 1992 से 93 में 3.4% से गिरकर वर्तमान में ये 2.2% पर पहुंच गई है। इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। इससे लिंग चयनात्मक असुरक्षित गर्भपात और लिंगानुपात में विषमता को बढ़ावा मिलेगा। वैसे केंद्र सरकार सर्वोच्च अदालत में ये बात कह चुकी है कि भारत में परिवार कल्याण योजना स्वैच्छिक है और कोई जो जोर जबरदस्ती भी नहीं की जाएगी। लेकिन अगर सरकारी योजनाओं का लाभ 2 चाइल्ड पॉलिसी से जोड़े तो ये दंडात्मक हो सकता है। कई राज्य 2 चाइल्ड पॉलिसी का अनुसरण कर रहे हैं, जहां 2 से ज्यादा बच्चों वाले नागरिक सरकारी नौकरी के लिए पात्र नहीं हैं। इन पॉलिसी का निशाना एक धर्म विशेष वर्ग भी हो सकता है। 2 चाइल्ड पॉलिसी को यूपी की सियासत की कसौटी पर परखा जा रहा है। आज हम 2 चाइल्ड पॉलिसी और उससे जुड़े तमाम मसलों पर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में 2 चाइल्ड पॉलिसी के शिगुफे के बाद तमाम तरह की आशंकाओं से बाजार गर्म हो गया है। पिछले दिनों यूपी राज्य आयोग कानून के चेयरमैन आदित्यनाथ मित्तल ने राज्य की बढ़ती आबादी पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य विधि आयोग की ओर से कानून का मसौदा बनाना शुरू कर दिया गया है। इसके तहत 2 से अधिक बच्चे होने पर नागरिकों को सरकारी योजनाओं से वंचित होना पड़ सकता है। इसके बाद से बहस शुरू हो गई कि क्या जनसंख्या वृद्धि के कानून लाना वाकई जायज है। प्रस्तावित कानून के तहत सरकारी योजनाएं जैसे सेवाओं और वस्तुओं में सब्सिडी, राशन वितरण, राज्य सरकार सेवाओं में रोजगार और दूसरी स्कीम जैसे किफायत घर वगैरह को शामिल किया जाएगा। ये किसी भी तरह से दंडात्मक नहीं होगा, लेकिन जो दंपत्ति अपने परिवार को 2 बच्चों तक सीमित रखने का फैसला नहीं लेते हैं, उन्हें सरकारी योजनाओं की सुविधा से वंचित होना पड़ेगा। ऐसा राज्य कानून आयोग के चेयरमैन ने कहा है। फिलहाल कमीशन असम, राजस्थान, मध्य प्रदेश के साथ साथ चीन और कनाडा पर भी अध्ययन करेगा, जहां पहले से ही ये नीति लागू है। इससे पहले असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए चरणबद्ध तरीके से 2 बच्चे की नीति लागू करने की बात कही थी। असम ने पहले सरकारी नौकरी और स्थानीय चुनाव में लड़ने के लिए 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू की थी। अब इसके दायरे को बढ़ाया जाएगा। इससे पहले लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल ने पंचायत चुनाव लड़ने के लिए अधिकतम 2 बच्चे की सीमा रखने का प्रस्ताव रखा था। जनसंख्या नियंत्रण पॉलिसी पूरी दुनिया में हमेशा से सवालों के घेरे में रही है। भारत में भी इसकी जरूरत को लेकर एक्सपर्ट्स का मानना है कि चूंकि भारत में प्रजनन दर बीते कुछ वर्ष से लगातार घट रही है, इसीलिए ऐसे किसी नियम की जरूरत नहीं है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि उल्टा इसका प्रतिकूल असर हो सकता है। इससे लिंग चयनात्मक असुरक्षित गर्भपात और भारत के लिंगानुपात में विषमता को बढ़ावा मिलेगा। पिछले साल भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि वह 2 चाइल्ड पॉलिसी को अनिवार्य नहीं करेगी। इसमें ये भी कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय अनुभव से पता चलता है कि जबरन जनसंख्या नियंत्रण जबरदस्ती का असर प्रतिकूल है और ये जनसांख्यिकी विकृतियों की ओर ले जाती है। बीजेपी हमेशा से जनसंख्या नियंत्रण कानून को लाने के पक्ष में रही है। हो सकता है कि 2024 लोकसभा चुनाव के लिए ये एक बड़ा मुद्दा भी बन जाए। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में इस कानून को लाने के पीछे जनसंख्या नियंत्रण करना तो है ही, इसके साथ ही इसे एक राजनीतिक मुद्दा बनाना भी है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो कई सवाल हैं, जिन सवालों का जवाब आज ढूंढने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ बेहद खास मेहमानों का खास पैनल जुड़ रहा है। परिचय मैं आपका करा दूं। मेरे साथ अश्विनी उपाध्याय जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, मेरे साथ कमलाकर त्रिपाठी हैं कांग्रेस से, मेरे साथ सुधीर दुबे जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से, साथ ही साथ प्रोफेसर विवेक सिंह राजनीतिक विश्लेषक चर्चा का हिस्सा है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले अश्विनी जी, आप ही के पास आना चाहूंगा। कितना जरूरी है जनसंख्या नियंत्रण कानून, और ये बार बार आरोप क्यों लगते रहे हैं कि चुनावों की सुगबुगाहट के मद्देनजर आपको ये कानून याद आ जाता है? देखिए, भारत लोकतंत्र है, बोलने की आजादी है, झूठ बोलने की आजादी है, पाखंड करने की आजादी है,
बतौलेबाजी की आजादी है, अपने हिसाब से करते। इस तो शायद कुछ टेक्निकल ग्लिचेस हैं जिसकी वजह से अश्विनी जी की आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही सही तरीके से। अश्विनी जी एक बार फिर से ट्राई करिए अपना जवाब देने की, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ये कह रहा हूं में रिपोर्ट मेरी पीए चलू जिसमें मैंने डेविड जो बात वो बात सर आप कुछ बहुत महत्वपूर्ण बता रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ तकनीकी खामियां हैं जिनकी वजह से आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। कमलाकर त्रिपाठी मेरे साथ हैं कांग्रेस से। कमलाकर जी, क्या वाकई सियासी चश्मे से हर चीज को देखना जरूरी है? विरोध के लिए विरोध जरूरी है? आखिर हर बात पे सवाल खड़े करना विपक्ष के लिए लाजमी हो जाता है क्या? नहीं घनश्याम जी, बात जनसंख्या नियंत्रण की नहीं है। जनसंख्या नियंत्रण हमेशा से स्टेट की प्रायोरिटी रहनी चाहिए। और आपको याद होना चाहिए कि इंदिरा जी के समय में हमारे संजय गांधी मरहूम लीडर जो नहीं रहे अब, उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण पे पूरा अपना एक वो लाया था और हमारी सरकार ने उस दिशा में काफी पहल की। बात नीयत की होती है और बात परिस्थितियों की होती है। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग, अभी इनके सांसद साक्षी महाराज कह रहे थे, उस पे भी आपके चैनल पर आपके साथ एक बार चर्चा हो चुकी है, जब वो बता रहे थे कि एक एक हिंदू को 10-10 बच्चे पैदा करने चाहिए। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भी इस तरह के बयान दे चुकी हैं। बात इसकी नहीं है, बात इसकी है कि जब आप उसको थोपते हैं इस प्रकार से कि लोगों को सुविधाओं से वंचित करते हैं, तो उसके रिपरकर्शंस होते हैं। देखिए, एक अप्रोच होता है पॉजिटिव अप्रोच घनश्याम जी, दूसरा अप्रोच होता है नेगेटिव अप्रोच। पॉजिटिव अप्रोच ये कहता है कि आप किसी कार्य की अवेयरनेस फैला करके उसको इंसेंटिवाइज करते हैं। जैसे हम लोगों ने अपने समय में किया था कि 2 बच्चों के बाद जो अगर नसबंदी कराते थे तो उनको एक बिग अमाउंट जो है वो पैसा मिलता था। तो कमलाकर जी बेहद खूबसूरती के साथ आपने मुझे समझा दिया कि संजय गांधी ने किस तरीके से नसबंदी अभियान को चलाया, लेकिन यह भी बताइए ना कि संजय गांधी ने यहां तक कह दिया प्रशासनिक अधिकारियों को कि अगर लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो वेतन काट लिया जाएगा, कड़ी कार्रवाई होगी, जुर्माना लगाया जाएगा। गांव में लोगों को पकड़ पकड़ के नसबंदी कराई, लोगों की जान चली गई। सर मुझसे बेहतर तो आप जानते होंगे, इसको भी बताइए ना मुझको। ये भी इसी पॉइंट पर मैं आ रहा था, आपने तो बीच में इंटरप्ट किया। जब भी स्टेट मशीनरी के हाथ में इस तरह से कोअर्सिव एक्शंस लेने की वो पावर दी जाती है तो उसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। कांग्रेस पार्टी को भी लोगों ने उस समय नारे लगे कि नसबंदी के 3 दलाल इंदिरा, संजय, बंसीलाल, वो नारे क्यों लगे? क्या उस समय उस दृष्टि से क्या जनसंख्या नियंत्रण के लिए किए गए प्रयास गलत थे? लेकिन उनके इम्प्लीमेंटेशन में जहां जहां गड़बड़ियां आई थी तो चिंता परेशान होती, जबकि हमने उसको पॉजिटिव पे रखा था। उसमें तो गड़बड़ियां आई, वो तंत्र में जो बैठे लोग उन्होंने अपने आप। कमलाकर जी बहुत हास्यास्पद लगता है कि आपकी कोशिश ठीक थी और अब नहीं है। सर वैश्विक मानचित्र पे भारत की जनसंख्या की स्थिति को समझिए। सर वैश्विक मानचित्र पे आप भारत की जनसंख्या की स्थिति को समझिए। आप दूसरे पायदान पे हैं और ये गर्व करने की बात नहीं है, ये परेशानी की बात है। कमलाकर जी, मैंने आपको शुरुआत की कहा जी कि मैं इस पेपर में पर्दात नहीं हूं, जनसंख्या नियंत्रण न किया जाए, लेकिन उसके लिए लोगों को अवेयर करना, लोगों को उसके लिए इंसेंटिवाइज करना, पॉजिटिव अप्रोच करके चलिए। लेकिन होता क्या, देखिए कुछ सामाजिक धरातल होती है, लोगों में स्रोतपत्ति की कामना होती है। एक धारणा है कि मृत्यु के पश्चात संस्कार से आपको जो है वो प्राप्त होता है। तो उन परिस्थितियों में क्या होगा कि जब आप इम्पोज करेंगे कि आप उससे ज्यादा नहीं कर सकते तो वो भ्रूण हत्याएं बढ़ेंगी। क्या भ्रूण हत्याएं बढ़ेंगी? आपका सिस्टम आपको लोगों को अवेयर करना है। ठीक है कमलाकर जी। अश्विनी जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अश्विनी जी ऑडियबल हूं मैं आपके लिए? अश्विनी जी सुन पा रहे हैं मुझको? इसलिए ये बेहतर है वो एक लिमिटेड
समझ गया कमलाकर जी, आपकी बात समझ गया। अश्विनी उपाध्याय, मैं आपके साथ अटैच हो पा रहा हूं, जुड़ पा रहे हैं हम, सुन पा रहे हैं हम मुझको? जी मैं आपको जी अश्विनी जी, अपनी बात पूरी करिए और ये बताते चलिए कि ये कानून क्यों जरूरी है। कोर्ट पे मेरी पीआईएल चल रही है और वो जो बातें मैंने वहां पे ऑन एफिडेविट कहा है वही बातें आपको बता रहा हूँ। पहली बात तो ये कि हमें चाइना से तुलना नहीं करना चाहिए। तुलना हमेशा बराबरी वालों से होती है। चाइना का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना है। 3 गुना चाइना का क्षेत्रफल है। दूसरी बात कि चाइना अगर 144 करोड़ कह रहा है तो 144 करोड़ क्योंकि 100% बच्चे हॉस्पिटल में पैदा होते हैं और 24 घंटे के अंदर उनका यूनिक आईडी जनरेट हो जाता है। हमारे यहाँ 2019 में केंद्र सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि 125 करोड़ आधार बन चुका है और मैं कम से कम 200 गांव में जा चुका हूं, मुझे एक भी गांव ऐसा नहीं मिला जहाँ 100% आधार बनाओ। इवन मेरा पिता भी छोटा वाला मेरा बेटा, अब उसका बोर्ड का फॉर्म भरना है, हम अब आधार बनवाएंगे। ये इंडियन टेंडेंसी है, जब तक कोई काम नहीं रुकता तब तक हम लोग डॉक्यूमेंट इकट्ठा नहीं करते। आप भी अपने रिश्तेदार, अपने गांव परिवार में पता कर लीजिए, आपको एक भी परिवार नहीं मिलेगा जहां 100% आधार होगा। जो हमें सर्वे में समझ में आया कि 20% लोगों के पास आधार नहीं है। 125 करोड़ आधार वाले 2019 में हो गए, केंद्र सरकार के जो आंकड़े बताते हैं। 20% बिना आधार वाले, तो 20% का मतलब हो गया 25 करोड़। 125 करोड़ 25 करोड़ हो गए 150 करोड़। अब जरा हम अपनी तुलना कर लेते हैं बाकी देशों से। रूस का क्षेत्रफल हमसे 5 गुना है। रूस की जनसंख्या मात्र 15 करोड़ है, हमारी जनसंख्या 150 करोड़। रूस में पर डे 5000 बच्चे पैदा होते हैं, भारत में पहले 70,000 बच्चे पैदा होते हैं। चाइना से तुलना करते हैं, चाइना का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना, जनसंख्या 144 करोड़, हमारी 150 करोड़। चाइना में पहले 44,000 बच्चे पैदा होते हैं, भारत में 70,000 बच्चे पैदा होते हैं। अमेरिका से तुलना कर लीजिए, अमेरिका का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना, जनसंख्या टोटल 35 करोड़, हमारी 150 करोड़। अमेरिका में पर डे 10,500 बच्चे पैदा होते हैं, 10,700 बच्चे पैदा होते हैं। अश्विनी जी, आपके सारे आंकड़े ठीक है सर, आप इस पे काम भी करते हैं, मैं जानता हूं, लेकिन सर ये बताते चलिए ना कि जहां शिक्षा की जरूरत है, अवेयरनेस की जरूरत है, वहां आप डंडा चला के क्यों चाहते हैं चीजें हो जाएं? इसको छोड़ दीजिए ना। मैं आपको बताता हूं क्यों। बड़ी सीधी सी बात है, हेलमेट लगाने से सरकार को कोई फायदा नहीं होता। हेलमेट लगाने से जो व्यक्ति हेलमेट लगाता है उसको फायदा होता है। फिर तो आप पेनाल्टी हटा दीजिए। 5,000 रुपए पेनाल्टी क्यों लगा रखा है? हेलमेट नहीं पहनोगे 5,000 रुपए पेनाल्टी लगेगी। आप कानून हटा दो। सीट बेल्ट से सरकार को कोई फायदा नहीं होता, सीट बेल्ट से व्यक्ति को फायदा होता है। और हमने देखा है कि दिल्ली में जहां सीसीटीवी लगा है, लोग हेलमेट सीट बेल्ट पहनते हैं और जैसे घुसते हैं अगल बगल के राज्यों में सीट बेल्ट खोल देते हैं। अच्छा। तो सीट बेल्ट पे पेनाल्टी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। जिस देश में अपनी सुरक्षा के लिए लोग हेलमेट नहीं लगाते, बिना कानून के डर के, पुलिस के डर के, बिना पेनल्टी के डर के, सीट बेल्ट नहीं लगाते, तो सर ठीक है। तो अश्विनी जी, तो आपका ये नियम कानून सर सबके पास, सबको एक स्थिति में देखता है कि नहीं देखता है? क्योंकि असम की बात करते हो तो चाय बागानों में काम करने वाले अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को इस कानून से दूर रखा गया है, उनको छूट दे दी गई है। फिर ये कैसा नियम है सर जो कुछ पे लागू होगा, कुछ पे नहीं होगा? आप फिर मुझे चाइना, रूस, अमेरिका सब समझा देंगे। यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए ना सर। फिर देखिए, पहली बात तो ये, जनसंख्या विस्फोट राज्य की समस्या नहीं है। जनसंख्या विस्फोट राष्ट्रीय समस्या है। तो क्यों सर एक ही प्रदेश में 2 नियम है सर? मुझे बता दीजिए, चाय बागान में काम करने वाले अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को क्यों छोड़ा गया है? आप लगातार सवाल पूछेंगे तो बात पूरी नहीं हो पाएगी सर। काउंटर करना पड़ेगा सर, जैसे डिरेल होगी मेरी डिबेट तो मैं काउंटर करूंगा सर। वेरी सॉरी टू से। हम आपको आपने अब आप रुक जाइए, मैं पूरा उत्तर एक बता दीजिए सर। हाँ, इंदिरा गांधी जी ने 1976 में जनसंख्या नियंत्रण के लिए संविधान का संशोधन किया था। मैं कांग्रेस को बधाई देता हूं कि उन्होंने इतना महत्वपूर्ण कार्य किया। 1976 में संविधान में संशोधन करके समवर्ती सूची, जिसको कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं, उसमें उन्होंने डाला पॉपुलेशन कंट्रोल और फैमिली प्लानिंग। अब कॉन्करेंट लिस्ट में डालने का मतलब उन्होंने केंद्र को भी अधिकार दिया कानून बनाने के लिए और राज्य को भी दिया। हालांकि उस समय बहुत लंबी चर्चा नहीं हो पाई थी, उस समय इमरजेंसी का दौर था, सेकुलर शब्द भी बहुत जल्दी में आ गया था और ये भी बहुत जल्दी में आया था। लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूं, जब समस्या राष्ट्रीय हो तो समाधान राष्ट्रीय स्तर पे होना चाहिए। समस्या किसी एक क्षेत्र की हो तो क्षेत्रीय स्तर पे समाधान होना चाहिए। स्टेट यूपी सरकार कुछ इनिशिएटिव ले रही है, उसके लिए उसको धन्यवाद देना चाहिए हमें। असम की सरकार, हेमंत शर्मा जी कुछ ले रहे हैं इनिशिएटिव, अच्छी बात है, उससे बढ़ेगी नहीं, कम से कम थोड़ी कम तो होगी। लेकिन इसका एक जो कॉम्प्रहेंसिव मॉडल है, वो कॉम्प्रहेंसिव मॉडल ये है
केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पे ही इसको कानून बनाए। और मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि संविधान में जो संशोधन किया कांग्रेस ने किया है, तो कांग्रेस कभी जनसंख्या नियंत्रण कानून का विरोध नहीं करेगी। और कांग्रेस कभी भी कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून का विरोध नहीं करेगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में बाकायदा, अगर ये सुरक्षित रखना होता तो संविधान में संशोधन करने की जरूरत ही नहीं होती। संविधान में संशोधन करके ठीक है सर, केंद्र सरकार ठीक को है पावर अश्विनी जी, दिया गया। बिल्कुल इसका आपकी बात क्लियर हो गई सर। और मेहमान भी मेरे पास सुधीर दुबे हैं समाजवादी पार्टी से। तो सुधीर जी, ये सामाजिक संकट है या राजनीति है, इसे कैसे समझे? समाजवादी पार्टी कैसे देखती है इस कोशिश को जो योगी सरकार करने जा रही है? घनश्याम जी, सवाल इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी हर विषय पे राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। कैसे, बताइए। 2017 में जब ये चुनाव में आए थे तो इन्होंने जनता के साथ तमाम वायदे किए थे। इन्होंने कहा था कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। अरे यार, किसानों का पूरा अश्विनी जी बोले दीजिए, अश्विनी जी बोले दीजिए सर काउंटर कर लीजिएगा, बोलने दीजिए पहले। दुबे साहब बोलिए। और 4.5 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार उत्तर प्रदेश में है। तो मुझे सवाल इनकी नियति पर लगता है कि आज जब चुनाव का समय आ गया है तो भारतीय जनता पार्टी फिर से चुनाव के रंग में आ गई है। और जो आज मूलभूत जो समस्याएं उत्तर प्रदेश में खड़ी है, चाहे वो बेरोजगारी की समस्या हो, चाहे वो महंगाई की समस्या हो, चाहे भ्रष्टाचार की समस्या हो, और चाहे उत्तर प्रदेश किस तरह से कोविड की अव्यवस्था से जूझ रहा है, ये सब हम लोग देख रहे हैं। दुबे जी, तो जनसंख्या, दुबे जी ये दुबे जी, लेकिन तो बताते चलिए ना सर, ऐसे नहीं होता। ये बताते चलिए कि जनसंख्या को समाजवादी पार्टी समस्या नहीं मानती। जनसंख्या बढ़ती हुई जनसंख्या, इसकी रफ्तार को आप समस्या नहीं मानते? निश्चित रूप से जनसंख्या नियंत्रण का कानून आना चाहिए, लेकिन हमें सवाल इस बात पर उठाना है कि जैसे कांग्रेस जो कर रही थी, आज भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस के पद चिन्हों पर चल रही है। और जनसंख्या नियंत्रण कानून की आड़ में जिस तरह से कांग्रेस के जमाने में लोगों का, आम जन का जिस तरह से उत्पीड़न हुआ था, मैं सवाल उस बात पर खड़ा कर रहा हूँ। नियंत्रण कानून की हम बात कर रहे हैं। सभी खास सामान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कमलाकर जी, अपनी बात पूरी करिए सर। ब्रेक से पहले आप कह रहे थे कि असल में जो चीजें समझाने की कोशिश की जा रही है उसमें किसी भी तरह का उत्पीड़न महसूस नहीं किया जाएगा, लेकिन कांग्रेस इस तरह के प्रयास पहले खुद कर चुकी है। कांग्रेस ने कभी भी इम्पोज करने की कोशिश नहीं की है सर। लोगों को पकड़ के आपने नसबंदी कराई है सर, लोगों को पकड़ के नसबंदी कराई है आपने। कोरोना में भी, तो कोरोना काल में जो हो रहा है, आप आम जनमानस से पूछिए किस प्रकार से जो है वो जबरदस्ती पकड़ के चालान किया जा रहा है। आप अवेयरनेस नहीं फैला रहे हो, आप लोगों को उनके प्रति जागरूक नहीं कर रहे हो। आप ये डिसाइड करना चाहते हो कि कौन किससे विवाह करेगा, आप ये डिसाइड करना चाहते हो कि कौन बच्चा पैदा करेगा, कौन, कितनी बड़ी खाई की डेट होगी घनश्याम भाई। आप सरकारी सुविधाओं से वंचित करेंगे उन लोगों को जो कि बच्चा एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा पैदा करेंगे। और मैं आपको पूछूं कि जो लोग समर्थ हैं, जिनको सरकारी सुविधाओं की जरूरत नहीं है, तो क्या वो दे आर फ्री टू मेक पॉपुलेशन एक्सप्लोड? ये कभी भी विदाउट अवेयरनेस आप डंडा चला करके सामाजिक व्यवस्था में कभी भी आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। ठीक है सर, किसी भी चीज ठीक है। तब तक जनमानस आपका तैयार नहीं होगा, तब तक आपको नहीं तो हत्याएं रुक जाती, बलात्कार रुक जाते। ठीक है कमलाकर जी, आपकी बात हो गई। सुधीर दुबे भी हमारे साथ है समाजवादी पार्टी से। ठीक है सर, ठीक है। तो सुधीर जी, यूपी के कॉन्टेक्स्ट में अगर ये कानून लाने की तैयारी की जा रही है तो समाजवादी पार्टी को डर क्यों लगता है? आपको क्या लगता है कि कौन से लोग आपसे छिन जाएंगे, आपके वोट खत्म हो जाएंगे? आपको डर क्यों लगता है सर? समाजवादी पार्टी को किसी भी बात का कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। हमारे मंशा क्लियर है, हमारी नियति क्लियर है, हमारे पास योग्य नेता हैं, हमारे पास विजन है, हमारे पास विकास की योजनाएं हैं, कार्यक्रम हैं। उनको लेकर के हम उत्तर प्रदेश के चुनाव में जाएंगे। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने स्वयं ये स्वीकार किया कि अभी कानून बना नहीं है, अभी केवल चर्चा हो रही है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज उत्तर प्रदेश मूलभूत जो समस्याओं से जूझ रहा है, उन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए
और वोटों के ध्रुवीकरण करने के लिए और इस कानून की आड़ में भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से चुनावी लाभ लेने का काम कर रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह से समझ चुकी है। अभी हाल ही में जिला पंचायत सदस्यों के जो चुनाव हुए हैं उसमें उत्तर प्रदेश की जनता ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। अब इनके मंसूबे उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण करने में कामयाब होने वाले नहीं है। मुझे इनकी टाइमिंग पर बहुत बड़ा सवाल है कि आज उत्तर प्रदेश में जब चुनाव है तब इस तरीके की बात लेकर के आ रहे हैं। आप 4.5 वर्षों से सरकार में थे, उस समय आपने कभी कोई कानून लाने की बात नहीं करी। दूसरी बात घनश्याम जी, जनता के लिए जो कानून लाए जाने चाहिए, आज उत्तर प्रदेश में क्या पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार डंडे की राजनीति करना चाहती है। किस तरह से पिछले लॉकडाउन में हम लोगों ने देखा कि उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में किस तरह से पुलिस वालों ने मजलूम और गरीबों पर किस तरह से लाठियां बरसाई और किस तरह से उन पर अत्याचार किए। इसी तरह से किसानों के खिलाफ ये काले कानून लेकर के आए और उस काले कानूनों की वजह से पूरे देश को उसका खामियाजा उठाना पड़ा। अन्नदाता मजबूर हुआ आंदोलन पे और किस तरह से जो है ना देश ने देखा। दुबे जी, अगर ये कानून आ गया तो ऐसा कौन सा वोट बैंक है जो आपसे खिसक जाएगा सर, और कौन सा वोटों का पोलराइजेशन है जो बीजेपी कर देगी, ये मैकेनिज्म भी समझा दीजिए। समाजवादी पार्टी कोई ध्रुवीकरण की बात नहीं करती है। समाजवादी पार्टी केवल विकास कार्यों की बात करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा वोटों के ध्रुवीकरण करने की बात करती है। जिस तरह से कैसे होगा ये बताते चलिए ना, ये बताते चलिए कैसे होगा। अलग अलग कानून देखिए, अलग अलग जातियों के लिए अलग अलग कानून दूसरे राज्यों में बनाए जा रहे हैं। प्रोफेसर विवेक, उत्तर प्रदेश में भी जिस तरह से पिछली सरकारों ने, कांग्रेस की सरकारों ने जो महापाप करने का काम किया था, आज भारतीय जनता पार्टी भी उसी पाप को करने का काम करने जा रही है। ठीक है, प्रोफेसर विवेक कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज बोलिए। जी, मैं सुधीर जी को एक बात बताना चाहूंगा। देखिए, इतना बड़ा देश है, हर साल चुनाव होते रहते हैं, तो चुनाव का कोई संबंध नहीं है। अगर ऐसा होता रहेगा तो हर साल हमारे यहाँ कम से कम 5 स्टेट का चुनाव होता है, तो हमारे यहाँ कभी कोई भी बदल नहीं सकता कोई कानून। दूसरी बात यह है कि कानून कोई भी बनता है उसके पहले चर्चा होती है, ड्राफ्ट बनते हैं, डिस्कशन होता है, उसके बाद कोई कानून बनता है, क्योंकि उसमें जो भी खामियां होंगी उसको ठीक किया जाएगा। एक बात बताना चाहूंगा, देखिए, अगर आपके पास डेटा रखना चाहूंगा आपके समझ। देखिए, 1947 में अगर आप देखो तो हिंदुओं की जो जनसंख्या थी वो परसेंटेज 85 था, जो कि घट के लगभग 2011 में 79% हो गया। एक समुदाय ऐसा भी देश में जिसकी जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, हिंदुओं की लगातार घट रही है। ऐसे देश में आज 8 कम से कम राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी है जहाँ पर बहुत कम जनसंख्या हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं। लक्षद्वीप में तो 0.5%, सेम मिजोरम में है, जम्मू कश्मीर का 28%। तो ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं। तो हमें इस बात को भी समझना पड़ेगा, हमें ये समझना पड़ेगा और सबकी बेहतरी के लिए सब एक अच्छा जीवन जिए, सबको अच्छा खाना मिले, अच्छा पानी मिले, अच्छा स्वास्थ्य रहे और सब सारी सामाजिक जो कुरीतियां हैं, जो प्रोफेसर विवेक, प्रोफेसर साहब, चिंता किस बात की है कि हिंदुओं की तादाद घट रही है, एक खास समुदाय की तादाद बढ़ रही है, या जनसंख्या पूरे एक होल फिगर के तौर पे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? सर, थोड़ी चिंता भी स्पष्ट कर दीजिए। ठीक है, बिल्कुल। देखिए, एक एंगल तो है कि हिंदुओं की घट रही है और मुस्लिम की बढ़ रही है, तो एक फैक्ट है। लेकिन ओवरऑल हमको देखना चाहिए किसी की भी जनसंख्या 1-2 बच्चे रहे, ताकि देखिए आज इतनी महंगाई है, कमाना खिलाना उनको बड़ा करना बहुत मुश्किल है। तो सबके लिए अच्छी बात है, वो कोई भी धर्म से संबंधित हो, सबको थोड़ा इसमें जो है सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और सबको सहयोग करना चाहिए। देखिए, चीन में क्या हो गया है, और वैसे अगर हमारे देश को भी आपको डेवलप करना है, उसको ठीक करना है, गरीबी की अपेक्षा से आपको बाहर आना है, तो कहीं ना कहीं आपको बच्चे कम पैदा करना पड़ेगा। और इसके लिए सरकार अगर कोई कानून लाती है, और मैं फिर से कह रहा हूँ, कठोर कानून की आवश्यकता है, क्योंकि अगर आपके कानून अगर कठोर नहीं होगा, दंडात्मक कार्रवाई नहीं किया जाएगा, लीगल एक्शन और पेनल एक्शन नहीं लिया जाएगा, तो हम इसको जनसंख्या नियंत्रण कानून को सफल नहीं बना सकते हैं। तो जो भी सरकार करे अच्छा सा करे और सबको एक साथ ही लाए, ऐसा नहीं किसी एक वर्ग के लिए अलग कोई हो सकता है, ड्राफ्ट है उसमें बाद में चेंज हो जाएंगे, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत आवश्यक है, समय की मांग है और होना ही चाहिए। कॉम्युनल टारगेट हमेशा से बीजेपी का एजेंडे में रहा है, उससे आप इनकार नहीं कर सकते। इनकी हर जगह अलग अलग, अभी मणिपुर के, अभी परसों का बयान है मणिपुर के मंत्री का इनके,
कि ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों को इनाम दिया जाएगा। मैंने इसके पहले भी साक्षी महाराज, प्रज्ञा ठाकुर से लेकर के इनके दसियों लोगों के मैं बयान दिखा सकता हूं, तो इस तरह की बातें करते हैं। बात जब अगर आप राष्ट्रहित में कोई बात कर रहे हो तो आप उसको इवनली सारे लोगों के लिए कॉमनली करते हो, और दूसरी चीज उसका एक कंसेंसस बना के करते हो, एक आम सहमति बना के करते हो। पिक एंड चूज नहीं करते आप टारगेट जो है वो कम्युनिटी वाइज और रिलीजन वाइज और रीजन वाइज टारगेट आप नहीं करते। और मैं एक बात सर से सहमत हूं अश्विनी जी की, कि ये काम केंद्र सरकार का है, उसको नीति लानी चाहिए कि वो पूरी तरह से एक कॉम्पोजिट व्यवस्था बनाए जिसमें डंडे का वो ना हो। आप हर चीज को डंडे से जो चला, आप देखिए इस कोरोना काल में किस तरीके से चीजें हुई कि आम जनता को मास्क न पहनने पर 2-2 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया, और मोदी जी की रैली होती है और उस रैली के फुटेज आप देख लीजिए, उसी ने मास्क नहीं पहना है के बावजूद, और माननीय मोदी जी कह रहे हैं कि इतनी ऐतिहासिक रैली मैंने अपने जीवन में नहीं देखी। न डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा था, न मास्किंग का पालन हो रहा था। तो आखिर वहां पर क्यों नहीं हो रहा था, वहां 200 रुपए क्यों नहीं वसूले जा रहे थे? देखिए, एक चीज ये है कि आपकी में है, और इसीलिए आज वैक्सीन भी जो है वो इतनी कवायद क्यों करनी पड़ रही है, क्योंकि आपकी लोगों को नियत में तो समझ आता है। आपको इस तरह के सारे कॉम्प्लिकेशन में आपको HIV होती है। आप क्या HIV कोई कानून तो है वो एड्स को खत्म करते हैं? आप बताइए मुझे। उन सामाजिक व्यवस्था का हल कभी नहीं हो सकता घनश्याम जी, लेकिन व्यक्ति को ये मुश्किल लगता है कि वो स्पेसिफिक कम्युनिटीज को टारगेट करते हुए, जैसे लव जिहाद कानून बनाए, जैसे जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने के बाद ये, और अगर आपको ये करना है स्टेट तो आप अपने नहीं करते हो, आप लगता है टेन्योर तो कमलाकर जी कांग्रेस क्या कहती है? कमलाकर जी कांग्रेस क्या कहती है कि आप लाइए ये कानून, लेकिन हमारी सहमति भी लीजिए, ये इतनी सी बात है ना बस। आम जनमानस चाहिए, कोई भी कानून अगर रहा है तो ऊपर से किसान बिल इन्होंने दिया समय में, इस किसान बिल लाने की कौन सी आवश्यकता थी? मट्टी को पूरा खत्म कर आपने प्रोविजनिंग को खत्म किया। आपके लोग जो 3 साल से आपके साथ मिलकर गोडाउन को अपने कब्जे दे रहे थे, के लिए भंडारण किसान बेचारा जो है वो प्रोड्यूस को, यही तो मैं कह रहा हूं, हर चाहती है कि वो तय करेगी, आप वो करेगी, आप किसकी शादी करेंगे वो तय करेगी, अब आप बच्चा पैदा करेंगे वो ने कभी किसी चीज को पॉजिटिव सोच में लिया ही नहीं। तो ये है कि बीजेपी का तो यही बीजेपी वाले हैं तो जनसंख्या नियंत्रण मुहिम चल रही थी, और कर रहे थे बीजेपी, आपको अच्छी तरह से याद होगा। माननीय इंदिरा जी सर, तो आप आज ये हो रहा है, लेकिन वो गलत तरीके से करना चाहते हो। ठीक है, हम बिता रहे थे। ठीक है, ठीक है सर। समाजवादी पार्टी से सुधीर दुबे भी मेरे साथ है, आऊंगा। कमलाकर जी आ जाऊंगा और आऊंगा आपके पास सर। दुबे जी ठीक है सर, आपकी बात क्लियर हो गई सर क्लियर हो गई। कमलाकर जी बात क्लियर हो गई, समझ गया सर, समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया सर। एनर्जी जाया ना करें सर, आ जाऊंगा आपके पास और आऊंगा। ठीक है, आप रहिए मेरे साथ। सुधीर दुबे, असल में हमारी जनसंख्या, हमारा क्षेत्रफल, हमारे संसाधन कितने हैं कितने नहीं हैं, उसके हिसाब से आबादी कितनी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, हम ये क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि संसाधनों के हिसाब से अगर बढ़ती हुई जनसंख्या एक बड़ी समस्या बन रही है तो ये हमारी प्रगति में रुकावट भी है। सर, इस रुकावट को समझना होगा ना किसी भी पॉलिटिक्स से पहले। दुबे जी, दुबे जी आप हैं मेरे साथ?
जी जी, मैं सुन रहा हूँ। दुबे जी, मैं यही कह रहा था कि असल में हम अपने संसाधनों को क्यों नहीं समझ रहे हैं कि हमारे संसाधनों के हिसाब से जनसंख्या बहुत बढ़ रही है और ये आर्थिक प्रगति में और दूसरे विकास में भी एक बड़ी रुकावट है। सर, इस रुकावट को समझना होगा ना पॉलिटिक्स से पहले तो। घनश्याम जी, देखिए, मैं समझता हूँ कि आज हमारे इस पैनल में बड़े बड़े अच्छे लोग बैठे हैं। अभी मैं प्रोफेसर विवेक सिंह को सुन रहा था, उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर तमाम बातें बताई हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने भी अपना पूरा एजेंडा बता दिया। अच्छा, लेकिन मैं इस बात को बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में हमने पिछला जो काल झेला है, जो हमने महामारी का जो समय जो गुजरा है, हमें आज उससे सबक लेना चाहिए था। और जो आज विद्वान और डॉक्टर लोग इस बात को कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में अब तीसरी लहर भी आने वाली है, तो हमें अपने कील कांटे उसके लिए दुरुस्त करने चाहिए थे। आज अगर जो है चर्चा सरकार अगर करती तो जो हमने लाखों लोगों को खोया है उनको किस तरह से उनके परिवारों का पुनर्वास होगा, जो लोगों का रोजगार जो चौपट हुआ है किस तरह से वो व्यापार पटरी पे आएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल और केवल मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। हम विकास के किसी कार्यों में कहीं भी बाधा बनने का काम नहीं करते। हमारे पास विजन है, कार्यक्रम है, हम उन योजनाओं को लेकर के उत्तर प्रदेश में जाएंगे। और अब इनके 6 महीने शेष हैं उत्तर प्रदेश में, इससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दिन शेष नहीं है। ये केवल और केवल बातें और चर्चा माहौल गर्म करना चाहते हैं, इनकी मंशा पे मुझे शक है। ठीक है प्रोफेसर विवेक, असल में आपको क्या लगता है कि अगर इस तरह का कोई कानून लाना चाहिए जिसकी आप भी वकालत कर रहे हैं सर, तो आपको क्या लगता है कि एक आम सहमति उसके लिए कितनी जरूरी है देश में बनाई जानी? क्या उस आम सहमति का अभाव आपको समझ में नहीं आता सर? देखिए, आपकी बात सही है, आम सहमति चाहिए और जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके लीडर से भी बात होनी चाहिए। और बात होने के बाद जो डिसीजन होता है, क्योंकि देखिए कंकरेंट लिस्ट में है और उसमें स्टेट गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है दोनों का रोल होता है। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, एक अच्छे से उस पर डिस्कशन होना चाहिए, ड्राफ्ट करना चाहिए, उस पर डिस्कशन होना चाहिए और सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को मिल बैठ के इस पे अपनी राय देना चाहिए, अपने कुछ सुझाव है देना चाहिए, ताकि एक अच्छे और कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून बन सके और उससे देश का भला हो सके। तो प्रोफेसर विवेक, पिछले कई सालों में जब से सरकार बदली है, देश में दूसरी सरकार आई, तब से तो हमने कोई सर्वदलीय बैठक जैसी इस मुद्दे को लेकर कोशिश नहीं देखी। तो क्या माना जाए जो विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पे, वो ठीक है? देखिए, अभी तो प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, अभी ड्राफ्ट भी नहीं आया है, खास करके सेंट्रल गवर्नमेंट में कुछ स्टेट्स का आया है और एक बार ड्राफ्ट आने दीजिए, उस पर डिस्कशन होगा और पूरा भरोसा है कि कोई भी परिपक्व जो पार्टी है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, और अच्छे से क्योंकि अंतिम रूप जो है कानून का वो हमारा जो पार्लियामेंट वही देता है, डिस्कशन होने के बाद में होगा। ऐसा नहीं है कि आपसे नहीं पूछा जाएगा। कांग्रेस क्या है, आप बड़ी पार्टी है, आपसे भी पूरा मसूरे लिया जाएगा, क्योंकि आपने 35 साल पहले कानून लाया था और आज तक आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो आप जो है 1996 में लाए थे, आज तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, जबकि 42nd अमेंडमेंट हुआ था। तो आपसे भी राय ली जाएगी और आपकी अगर अच्छी बातें जो है आप बताएंगे, सरकार जरूर मानेगी। देखिए, हम सबका प्रयास होना चाहिए कि आप देखिए जातिगत जो आपकी जाति, आपकी राजनीतिक जो भी लड़ाई हो वो अलग है, लेकिन देश के लिए है, सब समाज के लिए है, सभी लोगों के लिए है और जनसंख्या पर नियंत्रण आप सब लोग समझदार लोग हैं, सबको पता है कि होना ही चाहिए। तो कमलाकर जी, ठीक है, तो कमलाकर जी, क्या सियासत से आगे बढ़कर इस बड़े मुद्दे पे दिल खोल के चर्चा होने की कोई गुंजाइश नहीं दिखाई देती? नहीं, इसके लिए तो जो रूलिंग पार्टी है उसको बड़ा दिल दिखाना चाहिए ना। हम तो इस मिजाज के थे कि हमने अपनी सरकार रहते हुए यूनाइटेड नेशंस में जब हम डेलीगेशन भेजते हैं यूएनओ में, तो हम अटल बिहारी वाजपेयी को भेजते हैं, लीडर अपोजिशन को। लेकिन आज के समय में तो हेल्दी डेमोक्रेसी की जो परंपरा है वो मरती जा रही है, क्योंकि ये सूट बूट की सरकार वाले ये सिर्फ और सिर्फ तानाशाही करना जानते हैं, कॉर्पोरेट को किस तरह से फायदा हो और वोट बैंक को कैसे मिले, वो किस तरह से रेडिकल पोलराइजेशन पाने में कामयाब हो, वो किस तरह से अपनी अकर्मण्यता पर पर्दा डाल करके और डिस्कशन को दूसरी तरफ मोड़ के बस इतने के लिए वो काम करते हैं। उन्होंने
उन्होंने न कभी समाज के हित में काम किया है और न करेंगे। पर आपका रिकॉर्ड देख लीजिए, इनका एक रिकॉर्ड ही है। ये ध्रुवीकरण की राजनीति बंगाल में भी यही करना चाह रहे थे, नहीं हो पाया। ये इनको एक ही चीज है, आप अगर किसी कंस्ट्रक्टिव से लेकर के चलें, एक कॉमन कंसेंसस बनाएं, एक ड्राफ्ट ठीक है। तो इस गंभीर विषय पे बड़े स्तर पे बातचीत की जरूरत है और सियासी दल ये चाहते हैं कि सर्वदलीय बैठक को आम सहमति बनाने का प्रयास किया जाए, जिससे किसी को कोई गिला शिकवा न रहे। बहुत शुक्रिया सर, लोकतंत्र में इतना ही समय था। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को आने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो लोकतंत्र में आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।